नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए मंजिल तो समंदर की तलाश करो। अरे हर एक पत्थर से शीशा टूट जाता है, लेकिन शीशे से पत्थर टूट जाए ऐसे शीशे की तलाश करो। ठीक है बच्चों, आज पढ़ेंगे अपन नया टॉपिक पढ़ेंगे और उसमें भी पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, यानी कि श्वसन तंत्र। तो क्या होता है श्वसन तंत्र? कि ऐसा तंत्र जिसमें प्राणी बाह्य वातावरण के साथ में गैसीय विनिमय करता है, यानी कि ऑक्सीजन को अंदर लेता है और CO2 को क्या करता है, बाहर छोड़ता है। ठीक है, इस क्या होता है श्वसन तंत्र को क्या बोलते हैं, पल्मोनरी सिस्टम भी बोला जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ठीक है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है तो इसे क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण की क्रिया भी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, अगर ऑक्सीजन ही नहीं होगी तो श्वसन क्या होता है, संपन्न ही नहीं होगा। ठीक, और जब अपन क्या करते हैं, श्वसन की क्रिया करते हैं तो उसमें क्या होता है, उससे अपने को ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक, श्वसन से अपने को ऊर्जा प्राप्त होती है, यानी कि ऊर्जा मिलती है, और इसी से क्या होते हैं, ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक, अपने शरीर में क्या होती है, ऊष्मा उत्पन्न होगी। अपने शरीर में दो ही कारणों से ऊष्मा उत्पन्न होती है। एक तो क्या होगा, जब रक्त का परिसंचरण होता है ना, तब ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिससे अपने शरीर का तापमान 37 डिग्री बना रहता है। ठीक, और एक होती है श्वसन की प्रक्रिया के दौरान अपने श्वसन उत्पन्न, यानी कि ये श्वसन की प्रक्रिया के दौरान ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक, जब प्राणी क्या होगा, मर जाएगा, तो मर जाने से क्या होता है, ना तो रक्त का परिसंचरण होगा और ना ही क्या होगी, श्वसन की प्रक्रिया होगी, तो अपना शरीर ठंडा पड़ जाता है। और कुछ ही समय बाद में क्या होती है, मांसपेशियां अकड़ जाती हैं। किसकी वजह से? राइगर मोर्टिस उत्पन्न हो जाता है। यानी कि जैसे प्राणी मर गया तो 2 घंटे बाद में उसमें राइगर मोर्टिस उत्पन्न हो जाता है, यानी कि जो मांसपेशियां होती है ना, वो अकड़ जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है इसमें, इसे क्या बोलते हैं, अपचायी प्रक्रिया बोलते हैं, यानी कि कैटाबोलिक प्रक्रिया बोलते हैं। कैटाबोलिक रिएक्शन, अपने शरीर में 2 रिएक्शन होती है, एक तो होती है कैटाबोलिक और एक होती है एनाबोलिक। कैटाबोलिक होती है तोड़ने वाली रिएक्शन, और एनाबोलिक होती है जोड़ने वाली रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है श्वसन के अंग। तो कोई बोलेगा कि श्वसन का अंग नाक होता है, कोई बोलेगा श्वसन का अंग मुंह होता है। ठीक, ये नहीं होते हैं। श्वसन का अंग कौन सा होता है? कोई बोले कि मैं तो नाक के द्वारा सांस लेता हूँ, कोई बोलेगा कि मैं तो मुंह के द्वारा भी लेता हूँ, तो ये नहीं होता। स्तनधारियों में कौन सा होता है? फेफड़े होते हैं। स्तनधारी कौन से होते हैं? वे जीव जो अपने बच्चों को क्या करते हैं, दूध पिलाते हैं। इसमें कौन सा आते हैं? एक तो आता है ह्यूमन आता है, और दूसरे आते हैं रूमिनेंट, गाय भैंस भेड़ बकरी। ठीक है, दूसरा कीट किसके द्वारा करते हैं? कीटों में श्वसन अंग कौन सा होता है? श्वास नली होती है। ठीक, और मेंढक जो जलीय जीव होते हैं वो गिल्स के द्वारा, यानी कि क्लोम के द्वारा क्या करते हैं, श्वास लेते हैं। दूसरा क्या करता है, मेंढक है ना, 3 प्रकार से श्वसन क्रिया करता है। कैसे? जब वो छोटा होता है ना, यानी कि टेडपोल अवस्था में होता है, तो अपने को मछली के जैसा दिखाई देता है। वो जब टेडपोल अवस्था में होता है ना, तो गिल्स के द्वारा श्वास लेता है। ठीक, और जब वो क्या होता है, वैसा होकर यानी कि मेंढक जैसा होता है, तो वो फेफड़े के द्वारा श्वास लेगा। और जब यानी कि वो जमीन के अंदर, यानी कि उसकी जो यानी कि सुषुप्त अवस्था में चला जाएगा, तो वो स्किन के द्वारा श्वास लेता है। ठीक है, इसमें श्वसन तंत्र के अपन देखते हैं भाग कौन कौन से होते हैं। तो श्वसन तंत्र के भाग हैं, एक तो होता है बाह्य नासा छिद्र। ठीक, फिर होती है नेजल कैविटी होती है, यानी कि नासा गुहा। फिर कौन सी होती है? आंतरिक नासा छिद्र। तो आंतरिक नासा छिद्र भी 2 होते हैं, बाह्य नासा छिद्र भी 2 होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में कौन सा आता है? फेरिंग्स आता है, जो एक होता है कॉमन चैम्बर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम का, यानी कि श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र का कॉमन चैम्बर होता है। ठीक है, फिर यानी कि फेरिंग्स किस में जाके खुलेगा? ये लैरिंग्स में जाएगा। लैरिंग्स के कहाँ पे जाएगा? ट्रेकिया के पास जाएगा। और ट्रेकिया किस में खुलेगी? यानी कि 2 शाखाओं में बढ़ जाती है, यूं 2 शाखाओं में, यानी कि हृदय स्तर पर 2 शाखाओं में बढ़ जाएगी, जिसे कहते हैं ब्रोंकस। और ब्रोंकस फिर से छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाएगी, उसे बोलते हैं ब्रोंकियोलिस। और ये ब्रोंकियोलिस फिर से छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाएगी, उसे बोलते हैं एल्वियोलाई। ठीक है, यानी कि फेफड़ों का सबसे छोटा कोष्ठ कौन सा होता है? एल्वियोलाई होती है। ठीक है,
तो अपन एक एक करके देखते हैं। बाह्य नासा छिद्र, तो बाह्य नासा छिद्र संख्या में कितने होते हैं? 2 होते हैं। जानवरों में कहाँ पे होते हैं? जो ऊपरी होठ होता है ना, उस पे क्या होते हैं? 2 नासा छिद्र होते हैं, ठीक। और 2 नासा छिद्रों के कैसे होते हैं? ऐसे 2 नासा छिद्र होते हैं। तो 2 नासा छिद्रों के बीच में ये जगह पाई जाती है, इसे बोलते हैं मजल, ठीक। क्या बोलते हैं? मजल बोलते हैं। और मजल पर क्या होती है? स्वीट ग्लैंड पाई जाती हैं। जो स्वीट ग्लैंड होती हैं वो पसीने का स्राव करती हैं, और पसीने के कारण ही क्या होती है? ये नमी युक्त होती है। स्वस्थ पशु होगा उसकी मजल कैसी होगी? नमी युक्त होती है। और अस्वस्थ पशु की मजल शुष्क यानी कि ड्राई होती है। यहाँ पे क्या होती है? सीबेसियस ग्लैंड नहीं पाई जाती है। सीबेसियस ग्लैंड कहाँ पे पाई जाती है? एनस के पास में पाई जाती है, ठीक है। अब क्या होता है? नेक्स्ट आ जाता है कि जो नासा छिद्र की आकृति किसके कारण होती है? एलार नामक उपास्थि के कारण होती है। किसके कारण होती है? एलार, एलार उपास्थि के कारण होती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाता है इसमें नासा गुहा यानी कि नेजल कैविटी होती है। तो एक होती है मुख गुहा होती है और एक होती है नासा गुहा। इन दोनों को अलग कौन करता है? एक तो यानी कि पैलेटल होता है यानी कि तालु, एक 2 होते हैं, एक सॉफ्ट तालु होता है और एक होता है कठोर तालु होता है। ये तालु ही क्या करता है? नासा गुहा और मुख गुहा को अलग करता है, ठीक है। ये नासा गुहा होती है जो आगे से क्या होती है? चौड़ी होती है, दिख रहा होगा, आगे से चौड़ी होती है, जबकि पीछे से क्या होती है? संकरी होती जाती है, ठीक है। इसमें क्या होता है? बीच में नेजल सेप्टम नामक एक संरचना होती है। ये बीच वाली, ये क्या होती है? बीच वाली नेजल सेप्टम नामक संरचना होती है जो अस्थि और उपास्थि से मिलकर बनी होती है। कौन सी होती है? नेजल सेप्टम नामक संरचना होती है जो अस्थि और उपास्थि से मिलकर बनी होती है। इसमें अस्थि तो कौन सी होती है? इथेमोइड अस्थि होती है। अस्थि इथेमोइड होती है। अस्थि तो कौन सी होती है? इथेमोइड, इथेमोइड होती है। जबकि उपास्थि कौन सी होती है? उपास्थि कौन सी होती है? सेप्टल उपास्थि होती है। सेप्टल उपास्थि होती है, ठीक है। ये क्या होती है? जो नेजल कैविटी होती है, जो नेजल कैविटी में क्या होता है कि ये नमी युक्त होती है। तो ये नमी युक्त होती है तो ये हवा की जो हवा का क्या होती है? हवा अपन लेते हैं तो सर्दियों में कैसी होती है? ठंडी होती है, और गर्मियों में कैसी होती है? गर्म होती है। तो हवा के टेम्परेचर को नियंत्रित करने का कार्य करती है। ये कौन करती है? नेजल कैविटी, ठीक। क्योंकि अपने शरीर का टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। हवा के टेम्परेचर को नियंत्रित करने का कार्य कौन करेगी? नेजल कैविटी करती है। और नेजल कैविटी में क्या होती है? जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, अंदर क्या होती है? म्यूकस मेम्ब्रेन पर स्क्रोल लाइक उभार पाए जाते हैं जिन्हें ट्रबिनेट अस्थि के उभार कहते हैं। क्या होता है? नेजल कैविटी में म्यूकस मेम्ब्रेन की परत पाई जाती है। म्यूकस मेम्ब्रेन की परत पाई जाती है जिस पर स्क्रोल लाइक उभार पाए जाते हैं जिन्हें ट्रबिनेट अस्थि के उभार कहते हैं। यानी कि म्यूकस मेम्ब्रेन की परत पाई जाएगी, उसमें क्या होता है? स्क्रोल लाइक उभार पाए जाते हैं। तो इन उभारों को क्या कहते हैं? ट्रबिनेट अस्थि के उभार कहते हैं, ठीक है बच्चों। फिर नेक्स्ट आ जाती है ये नासा छिद्र क्या होती है? नेजल कैविटी होती है जो घोड़े में कैसी होती है? नेजल कैविटी लंबी और बेलनाकार होती है। जबकि नासा छिद्र होते हैं घोड़े में, नासा छिद्र के पास एक वलन नामक संरचना पाई जाती है जिसकी वजह से घोड़े में 2 नासा छिद्र होते हैं। एक तो 2 वास्तविक नासा छिद्र होते हैं और 2 क्या होते हैं? आभासी नासा छिद्र होते हैं, ठीक। इसमें क्या होता है? नेक्स्ट आ जाती है घोड़े में नासा छिद्र कैसा होता है? कुत्ते में कैसा होता है?
कुत्ते में कैसा होता है कि कोमा की आकृति का होता है, ठीक है। वहीं सुअर की बात कर ले तो सुअर में कैसी होती है, नासा गुहा कैसी होती है, लंबी एंड बेनाकार होती है, जबकि नासा छिद्र कहाँ पे होते हैं, ये स्नाउट यानी कि थूथन पर क्या होते हैं, गोलाकार आकृति में होते हैं। और पोल्ट्री में कहाँ पे होते हैं, जो चोंच होती है उस पर सक्रिय एंड अंडाकार आकृति में होंगे। कैसे होते हैं, सक्रिय एंड अंडाकार आकृति में होंगे। और उसमें ध्यान रखना ट्रबीनेट अस्थि की संख्या कितनी होती है, उसमें 3 होगी। ट्रबीनेट अस्थि की संख्या कितनी हो जाएगी, उसमें 3 हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आंतरिक नासा छिद्र। तो आंतरिक नासा छिद्र कितने होते हैं, संख्या में 2 होंगे। और किस में खुलेंगे, ये फेरिंग्स में खुल जाएंगे। फेरिंग्स कैसी होती हैं, फेरिंग्स आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, फेरिंग्स है ना कॉमन चैम्बर ऑफ, एक होता है डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम का, ठीक। तो इसमें क्या होगा, ये 2 भाग होते हैं। एक तो होता है नेजोफेरिंग्स, फेरिंग्स में क्या होंगे, 2 भाग होते हैं। एक तो फेरिंग्स में 2 भाग होंगे, एक तो नेजोफेरिंग्स और एक होता है ओरोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स, तो ये नेजोफेरिंग्स तो क्या करता है, श्वसन तंत्र में खुलता है। और ये ओरोफेरिंग्स किस में खुलता है, पाचन तंत्र में खुलता है, ठीक है। और इसमें कितने छिद्र होते हैं, 7 छिद्र होते हैं। 2 तो ये नाक वाले होते हैं, 2 कान वाले हो गए, कितने हो गए, 4। एक मुंह वाला हो गया। और एक किसमें खुलता है, एक लैरिंग्स में खुल जाएगा और दूसरा किसमें, ईसोफेगस में खुल जाएगा। ऐसे कितने छिद्र होते हैं, 7 छिद्र होते हैं, ठीक। आगे जाकर ये किसमें खुल जाएगी, लैरिंग्स में खुल जाती है, ठीक। लैरिंग्स को क्या बोलते हैं, कंठ भी बोलते हैं। और ये कंठ कैसी होती है, कॉम्पैक्ट संरचना होती है। कैसी संरचना होती है, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होती है। लैरिंग्स कैसी होती है, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होती है, यानी कि मांसपेशीय और उपास्थल संरचना होती है, ठीक। इसमें क्या होता है कि युग्मित वलनुमा एक संरचना पाई जाती है, जिसे वोकल कॉर्ड कहते हैं। कौन सा होता है इसमें, वोकल कॉर्ड क्या करता है, जानवरों में ध्वनि उत्पादक अंग होता है, जबकि पक्षियों में कौन होता है, सिरिंक्स होता है। वोकल कॉर्ड ये किस में होता है, जानवरों में ध्वनि उत्पादक अंग होता है, जबकि सिरिंक्स किस में होता है, जो पक्षी होते हैं इनमें, पक्षियों में होता है। कौन होता है, यानी कि लैरिंग्स में क्या पाया जाता है, वोकल कॉर्ड होता है, यानी कि इसमें वलनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे वोकल कॉर्ड कहते हैं। और वोकल कॉर्ड क्या करता है, जानवरों में ध्वनि उत्पादक अंग हो गया, और पक्षियों में कौन हो गया, सिरिंक्स हो गया। इसी में क्या होता है, इसमें ये क्या होता है, लैरिंग्स वाल्व की भांति भी कार्य करता है, ठीक। हवा की मात्रा को नियंत्रित करता है। दूसरा क्या होता है, ये क्या करती है, नेजल कैविटी तो क्या करती है, हवा के जो टेम्परेचर है ना उसको नियंत्रित करती है। और ये क्या करता है, हवा की मात्रा को नियंत्रित करता है, यानी कि वाल्व। जैसे वाल्व देखा होगा आपने, पानी की टंकियों के पास में लगा होता है, जितना पानी निकालना होता है उतने अपन वाल्व को खोलते हैं और उतना ही क्या होते हैं, बंद करते हैं, ठीक। तो ये वाल्व की भांति कार्य करता है। ये लैरिंग्स किसकी बनी होती है, उपास्थियों की बनी होती है। किसकी बनी होती है, उपास्थि की बनी होती है। और ये उपास्थि आपस में लिगामेंट की सहायता से जुड़ी होती है। और इनको गति कौन प्रदान करता है, लेरिंजियल मसल्स इनको गति प्रदान करती है, ठीक। अरे इसमें क्या होती हैं, उपास्थि कौन कौन सी होती है, 3 उपास्थि होती हैं। एक तो कौन सी होती है, इपिग्लोटिस होती है। 3 उपास्थि होती हैं, कौन सी होती हैं, एक तो होती है इपिग्लोटिस, इपिग्लोटिस होती है। दूसरी कौन सी होती है, थायराइड उपास्थि होती है, ठीक। और तीसरी कौन सी होती है, एरिटिनोइड उपास्थि होती है, ठीक है। एक तो क्या होती है इपिग्लोटिस,
दूसरी कौन सी होती है, थायराइड उपास्थि होती है, और तीसरी कौन सी होती है, एरिटिनोइड उपास्थि होती है। अब ये कैसी होती है, पत्ती के जैसी होती है, कैसी होगी, पत्ती के जैसी, और ये कैसी होती है, तितली के जैसी, तितली के जैसी, पत्ती के जैसी ऐसी होगी। तो इसमें थायराइड उपास्थि में क्या होता है कि तितली के जैसी ऐसी, बीच वाले भाग को तो काय बोलते हैं, और पास वाले भाग को ये दो क्या होती है, लेमिनी होती है, ठीक। और ये इपिग्लोटिस है ना, थायराइड उपास्थि के काय वाले भाग से जुड़ी हुई होती है, ठीक। और एरिटिनोइड क्या उसी कैसी होती है, ये युग्मित होती है और अनियमित पिरामिड आकृति की होती है। कैसी होती है, युग्मित और अनियमित पिरामिड आकृति की होती है। और अधिकतर लेरिंजियल मसल्स है ना, एरिटिनोइड उपास्थि से ही क्या होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है। अभी इसमें नेक्स्ट चलते हैं ट्रेकिया। ट्रेकिया कैसा होता है, एक असंकुचनशील और एक होती है मुलायम संरचना होती है। कैसी होती है, असंकुचनशील और मुलायम संरचना होती है। और ट्रेकिया किससे मिलकर बना होता है, उपास्थियों से मिलकर बना होता है। यानी कि ये ट्रेकिया है और ये कैसी है, असंकुचनशील और एक होती है मुलायम संरचना होती है, ठीक। और इसमें क्या होती है, ये उपास्थियाँ बनी होती हैं। इसमें ये पृष्ठ भाग पर क्या होते हैं, गर्दन वाले भाग की तरफ क्या होती है, अनुपस्थित होती है, जबकि अधर भाग की तरफ सी आकार के क्या होती है, वलन पाए जाते हैं, ठीक। और ये किसमें होती है, ट्रेकिया आगे जाकर क्या होते हैं, हृदय स्तर पर दो शाखाओं में क्या होता है, बट जाएगा, तो उसे बोलते हैं ब्रोंकस। और एक होती है लेफ्ट ब्रोंकस और एक हो जाएगी राइट ब्रोंकस। तो लेफ्ट ब्रोंकस लेफ्ट हृदय में खुलेगी, लेफ्ट ब्रोंकस लेफ्ट फेफड़े में खुलेगी, और राइट ब्रोंकस किस में खुलेगी, राइट लंग के अंदर खुलेगी, ठीक। फिर क्या होता है, ये ब्रोंकस है ना, आगे जाकर फिर से छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाएगी, और जिसे क्या बोलते हैं, ब्रोंकियोलिस बोला जाता है। और ये ब्रोंकियोलिस और छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाएगी, जिसे क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई, एल्वियोलाई बोला जाता है। और इसी ये एल्वियोलाई बोला जाता है। और एल्वियोलाई क्या होता है, एल्वियोलाई स्तर पर क्या होता है, ये फेफड़े का सबसे छोटा कोष्ठ होता है, कौन, एल्वियोलाई। और यहाँ पे क्या होता है, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वैन का एक कोशिकीय जाल पाया जाता है, जिससे क्या होता है, O2 और CO2 का आदान प्रदान होता है, O2 प्लस CO2 का आदान प्रदान होता है। यहाँ से क्या होता है, हीमोग्लोबिन क्या करता है, जैसे क्या होता है, ऑक्सीजन आई, इसके साथ में जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेगा, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाकर शरीर की प्रत्येक कोशिका के पास जाकर ऑक्सीजन को देगा। और ऑक्सी यानी कि कोशिकाओं में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया को दिया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, क्रेब्स साइकिल और फिर क्या होता है, ग्लूकोज का निर्माण करता है, और वहाँ से क्या होता है, CO2 को लेकर आता है। यानी कि ये क्या करता है, ऑक्सीजन को ले जाता है और CO2 को लाता है, ऑक्सीजन को। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब जैसे अपन किसी धुआं वाले स्थान पे चले जाएं, तो वहाँ पे क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, यानी कि CO। तो वहाँ पे धुआं वाले स्थान पे जाते हैं, तो वैसे कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होती है, अपने फेफड़ों में आती है, तो ये हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ में नहीं जुड़ता है, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ में कम जुड़ता है। जबकि जैसे क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड आती है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में जुड़कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण कर लेता है। और ये इस कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन में O2 परिवहन की क्षमता नहीं होती है, ठीक है, जिससे क्या होता है, प्राणी की मृत्यु हो जाती है। कभी कभी आपने देखा होगा, सर्दियों की दिन है ना, उसमें कुछ लोग रूम को बंद करके अंदर सिगड़ी जला लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि रूम में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी और वो अपने श्वास के द्वारा अंदर जाएगी, और हीमोग्लोबिन क्या करता है, उसके साथ में जुड़कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण कर लेता है, ठीक है। फिर इसमें क्या होता है कि एल्वियोलाई पढ़ लिया अपन ने। फिर यहाँ पे क्या होता है कि ये क्या होती है, थोरेसिक। अपने फेफड़े कहाँ पे स्थित होते हैं, थोरेसिक कैविटी में होते हैं। थोरेसिक कैविटी होती है सेकंड लार्जेस्ट कैविटी होती है। सबसे बड़ी कैविटी कौन सी होती है, एब्डोमिनल कैविटी होती है। सेकंड पे कौन सी होती है, थोरेसिक कैविटी होती है। और फिर सबसे छोटी कैविटी कौन सी होती है, पेल्विक कैविटी होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये थोरेसिक कैविटी कैसी होती है, चपटी यानी कि फ्लैट नुमा होती है, ठीक। इसमें क्या होगा कि जो प्लूरा होती है,
एक क्या होती है, प्लूरा होती है, जो इस थोरेसिक कैविटी को चारों ओर से घेर कर रखती है। संयोजी ऊतकों की बनी एक परत होती है जो थोरेसिक कैविटी को चारों ओर से घेर के रखेगी। और ये थोरेसिक कैविटी क्या करती है, दो प्लूरल सेक में क्या होती है, डिवाइड होकर थोरेसिक कैविटी को दो प्लूरल सेक में डिवाइड कर देती है। इस थोरेसिक कैविटी को क्या करती है, दो प्लूरल सेक में डिवाइड कर देती है। और जहाँ पे दो ये प्लूरल सेक आपस में क्या होते हैं, जुड़ते हैं, उसे बोलते हैं मीडियास्टिनम स्पेस, मीडियास्टिनम। उसे क्या बोलते हैं, मीडियास्टिनम बोला जाता है। ठीक है। और फिर क्या होता है, यानी कि एक होता है लेफ्ट फेफड़ा और एक होता है राइट फेफड़े के बीच में क्या होता है, जो स्पेस होता है इसे मीडियास्टिनम स्पेस कहा जाता है। ठीक। और ये प्लूरल सेक ये प्लूरा है ना, दो परतों से मिलकर बनी होती है। बाहर वाली परत को पैराइटल प्लूरा बोला जाएगा, जबकि आंतरिक परत को क्या बोला जाएगा, विसरल प्लूरा बोला जाएगा। और इसके बीच में जो स्पेस होता है उसे पेरी प्लूरल स्पेस कहा जाता है। और इसमें एक फ्लूइड भरा होता है जिसे पेरी प्लूरल फ्लूइड बोला जाता है, जो क्या करता है, बाहरी आघातों से क्या करता है, फेफड़े की क्या होता है, सुरक्षा करेगा। ठीक है। अब इसके बाद में अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं ब्रीथिंग। ब्रीथिंग क्या होती है, श्वसन की क्रिया क्या होती है, दो प्रकार से होती है। एक होती है इंस्पायरेशन, एक होती है इंस्पायरेशन और एक होती है एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन का मतलब होता है कि श्वास लेना, और एक्सपायरेशन का मतलब होता है कि श्वास छोड़ना। ठीक। इसमें क्या होता है, श्वसन की क्रिया दो प्रकार की होती है। एक तो क्या हो जाती है, इंस्पायरेशन, एक तो क्या होती है इंस्पायरेशन, और दूसरी क्या होती है, एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन। ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये एक क्या होती है, सक्रिय प्रक्रिया होती है। कैसी होती है, सक्रिय प्रक्रिया होती है। इसमें क्या होती है, ऊर्जा खर्च होती है। क्या होती है, ऊर्जा। और ये क्या होती है, निष्क्रिय प्रक्रिया होती है। निष्क्रिय क्या होती है, प्रक्रिया होती है, इसमें ऊर्जा खर्च नहीं होती है। अब इसमें देखते हैं इंस्पायरेशन में यानी कि श्वास अंदर लेने को बोलते हैं, और इसमें क्या होता है, एक्सपायरेशन श्वास छोड़ने को बोलते हैं। पसलियों की क्या होती है, इसमें इंटरकोस्टल मसल्स क्या होती हैं, बाहर की तरफ फैल जाती हैं। और डायफ्राम कैसा होता है, अपना गुंबदनुमा होता है, जो चपटा हो जाएगा। ठीक। तो चपटा हो जाएगा तो थोड़ी सी जो वक्षीय गुहा का आयतन क्या होता है, बढ़ जाएगा। और दाब है ना 1 mmHg कम हो जाएगा, जिससे क्या होती है, ऑक्सीजन अपने अंदर ले ली जाती है। ठीक। इसमें क्या होता है, पसलियों की इंटर कोस्टल मसल्स क्या होती हैं, बाहर की तरफ फैल जाएंगी। और जो डायफ्राम होता है ना, डायफ्राम कैसा होता है, चपटा हो जाएगा। चपटा हो जाएगा तो थोरेसिक कैविटी का आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है। आयतन बढ़ जाता है। और दाब क्या हो जाएगा, दाब 1 mmHg कम हो जाता है। ठीक है। जबकि इसमें क्या होगा, जो पसलियों की इंटरकोस्टल मसल है ना, वो शिथिल हो जाएगी। और डायफ्राम क्या होगा, वापस है ना गुंबदनुमा हो जाएगा, यूँ गुंबदनुमा हो जाएगा। और गुंबदनुमा होते ही क्या होता है, वक्षीय गुहा का आयतन कम हो जाएगा। कम होते ही क्या होता है, दाब 1 mmHg बढ़ जाएगा। और जिससे क्या होती है, वायु है ना बाहर की तरफ निकल जाती है। ठीक। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। अगर किसी को कुछ भी प्रॉब्लम हो ना, तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर दिया करो। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन
कुछ टर्मिनोलॉजी हैं, कौन सी हैं वो भी देखते हैं। ठीक है, एक आ जाएगी मिनिमम वॉल्यूम। मिनिमम वॉल्यूम, मिनिमम वॉल्यूम ये कौन सा होता है? यानी कि जैसे प्राणी की मृत्यु हो गई और मरने के बाद फेफड़ों में जो वायु का आयतन बचा होता है ना, उसे क्या होता है? मिनिमम वॉल्यूम कहते हैं। मृत्यु के बाद वायु का आयतन, प्राणी की के बाद फेफड़ों में बची वायु का आयतन। ठीक, इसके बाद आ जाती है टाइडल वॉल्यूम। कौन सी आ जाती है? टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम कौन सी होती है कि जितनी वायु अंदर ली जाती है ना, उतनी ही वायु क्या होती है? बाहर छोड़ दी जाती है। उसे बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। कितनी, जैसे प्राणी ने कितनी वायु अंदर ली, तो उसे जैसे 500 ml ली, ठीक, तो यानी कि जितनी मात्रा में वायु अंदर ली गई और या बाहर छोड़ी गई, कितनी? 500 ml। ठीक, उसे बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। दूसरी कौन सी होती है? रेसिड्यूअल वॉल्यूम होती है। रेसिड्यूअल वॉल्यूम, इसमें क्या होता है? बलपूर्वक बहिःश्वसन के बाद में भी अगर फेफड़ों में वायु बच जाती है ना, उस वायु के आयतन को क्या बोलते हैं? रेसिड्यूअल वॉल्यूम बोलते हैं। बलपूर्वक बहिःश्वसन के बाद, बलपूर्वक बाद फेफड़ों में बची वायु का आयतन। ठीक, इसके बाद में आ जाता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेशन क्या होता है? इंस्पायरेशन का मतलब होता है कि श्वास लेना। ठीक है, श्वास लेना यानी कि सामान्य श्वास ले ली और इसके बाद में भी क्या होता है? बलपूर्वक इंस्पायरेशन के बाद फेफड़ों में क्या होता है? उपस्थित वायु का आयतन, उसे बोला जाता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। दूसरा क्या होता है? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसमें क्या होता है कि सामान्य बहिःश्वसन के बाद फेफड़ों में बची हुई वायु का आयतन। ठीक, और इसके बाद में एक कुछ टर्मिनोलॉजी और है। ठीक, इसमें कौन सा होता है? एक होता है यूपनोइया, एक तो क्या होता है एपनोइया होता है। तो इसमें क्या होता है कि श्वास है ना अब्सेंट होती है, श्वसन का अब्सेंट होना, और एक हो जाती है यूपनोइया। इसमें क्या होता है? सामान्य श्वसन क्या होता है? इसमें अब्सेंट होता है। कैसा होता है? श्वसन का अब्सेंट होना। और एक आ जाती है डिस्पनोइया। कठिनाई से श्वसन। ठीक है, इसमें क्या होता है? एक तो
यहाँ से चलते हैं मिनिमम वॉल्यूम। इसमें क्या होता है कि प्राणी की मृत्यु के बाद फेफड़ों में बची हुई वायु का आयतन, उसे मिनिमम वॉल्यूम बोला जाएगा। दूसरा होता है टाइडल वॉल्यूम, यानी कि प्राणी ने कितनी वायु ग्रहण की, जितनी वायु ग्रहण की उतनी ही वायु उसने बाहर छोड़ दी, तो कितनी ग्रहण कर सकता है, यानी कि 500 ml, उसे टाइडल वॉल्यूम बोला जाता है। एक होता है रेसिड्यूअल वॉल्यूम, होता है कि बलपूर्वक बहिःश्वसन के बाद में भी फेफड़ों में बची हुई वायु का आयतन। इस पे नेक्स्ट आ जाती है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये क्या होती है, इंस्पायरेशन यानी कि श्वास लेना, सामान्य श्वास लेना, और फिर क्या होता है बलपूर्वक क्या होता है श्वास ली, तो उस समय क्या होता है फेफड़े में उपस्थित वायु का आयतन क्या होता है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक होता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेशन का मतलब होता है, एक्सपायरेटरी का मतलब होता है कि बाहर, यानी कि वायु को क्या होता है बाहर निकालना। तो इसमें क्या होता है सामान्य श्वास के द्वारा वायु को बाहर निकालने के बाद में भी क्या होता है फेफड़ों में बची हुई वायु का आयतन, उसे बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक होता है एपनिया, यानी कि श्वास का अपसेंट होना। इसमें क्या होता है यूपनिया होता है सामान्य श्वसन, और डिस्पनिया होता है कठिनाई से श्वास लेना। ठीक है दोस्तों, आपको आज की क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी हो ना तो उसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट टॉपिक।